दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस मेंस का हिंदी का जो पेपर होता है 150 नंबर का आता है। 5 उसमें टॉपिक्स हैं सिलेबस में। उसका पूरा जैसा रियल पेपर आता है रियल एग्जाम में, बिल्कुल वैसी ही ये टेस्ट सीरीज है। जैसा एग्जैक्टली आएगा एग्जाम में पेपर, वैसी ही ये टेस्ट सीरीज है। प्लस उसके मॉडल आंसर्स भी बताए हैं आर्या मैम ने। एक एक क्वेश्चन का बाकायदा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हुए ये पूरी टेस्ट सीरीज जो है करवाई है। आप लोग इसको अटेम्प्ट करें, एक बार मॉडल आंसर से चेक करें और बताएं कि आप लोग कितने क्वेश्चन जो है, कितना आंसर आपका सही हो पा रहा है। देखिए, मेंस का जो हिंदी का पेपर होता है 150 नंबर का होता है बेटा वो, और उसके मार्क्स रैंक में जुड़ते हैं, है ना, क्योंकि यूपीपीएससी का जो पीसीएस एग्ज़ाम है उसी से आप एसडीएम डीएसपी बन सकते हैं। उसमें फाइनल रैंकिंग बनती है मेंस के 1500 नंबर से और 100 नंबर इंटरव्यू से। उस 1500 में से 150 नंबर का ये मेंस हिंदी है। ध्यान से देखिए इसको, हो सके तो लाइक शेयर जरूर करते रहिए। फीडबैक, कोई कमेंट, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ वीडियो में बताएं। यूपी पीसीएस मेंस 1500 नंबर का होता है। 1200 की जीएस हो गई, 150 का ऐसे हो गया, 150 का हिंदी हो गया। सामान्य हिंदी 150 नंबर का, समझ रहे हो। 5 टॉपिक होते हैं इसके सिलेबस में, और ये जो इसके मार्क्स हैं वो रैंक में जुड़ते हैं फाइनल रैंकिंग में। 150 में से 100 से 110 नंबर हिंदी वाले पेपर में आराम से लाए जा सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम कई बार देखी गई है कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा टफ होता है ये पेपर, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सिर्फ। हालांकि वो भी अगर थोड़ी मेहनत करें तो वो भी आराम से 100-110 ला सकते हैं। करना क्या है वो समझो, इसको इग्नोर मत करना है, इसको इग्नोर करने की गलती मत करना। रैंकिंग ऊपर नीचे हो जाती है और बहुत बार ऐसे हुआ भी है। अच्छे खासे नंबर रहे लोगों के, हिंदी में कम नंबर आए, ऊपर से एसडीएम से सीधा जो है पता लगा एकदम जो है ना डीएसपी मिल रहा है, ना वीडियो मिल रहा है, ना कोई मिल रहा है, एकदम लो पोस्ट पे आ गए। तो ध्यान रखें, इसको अच्छे से इसकी तैयारी करके जाएं। 100 से 110 नंबर का टारगेट लेके ही जाएं। कैसे किया जा सकता है? आराम से किया जा सकता है। इसमें देखिए 5 टॉपिक्स हैं। उसका जो है कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो पढ़ लें, है ना। वो आपको सिलेक्शन मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल जाएगा, है ना। आप जो है हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करें, 1500 का है हिंदी का मेंस का। उसमें आपको पूरी हिंदी 150 नंबर का पूरी थ्योरी करवा दी जाएगी, है ना, पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी जाएगी। रिकॉर्डेड वीडियोस अभी जस्ट आर्या मैम ने किए हैं रिकॉर्ड, वो दे दिए जाएंगे। हिंदी के टेस्ट भी रिकॉर्ड करके दिए गए हैं पेड ग्रुप में। उसके अलावा हम हिंदी के पीवाईक्यू भी देते हैं विद मॉडल आंसर उसी ग्रुप में। उसको भी आप जो है एक बार लगाओगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अलावा 10 टेस्ट सीरीज़ हम करवाते हैं। 10 टेस्ट सीरीज़ विद मॉडल आंसर प्लस चेकिंग, फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस, सब कुछ। तो 1500 में आप पूरी हिंदी की मेंस की तैयारी कर सकते हो आराम से। चाहे जितने डाउट पूछो, जितने भी हिंदी के डाउट ने सारे उसमें क्लियर किए जाते हैं। पढ़ाई करो जितना सिलेबस में ज़रूरी है लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से। कोई दिक्कत है, डाउट पूछो तुरंत। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, पीवाईक्यू वगैरह लगाइए, एनालिसिस करिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, डाउट पूछिए, ठीक है। टेस्ट वगैरह भी हम देते हैं। टेस्ट आप दीजिए, मॉडल आंसर देखिए, लिख के भेजिए पीडीएफ बना के। पूरी चेकिंग, पर्सनल गाइडेंस और पूरा फीडबैक दिया जाएगा। पूरी हिंदी की तैयारी हो जाएगी। 150 में से 100 से 110, इवन 115 से भी ज़्यादा नंबर लाए इस ग्रुप को फॉलो करके लोग, ठीक है। तो यूपी पीसीएस मेंस हिंदी के लिए इतना कर लिया अगर आपने, आराम से आप जो है मेंस हिंदी क्लियर कर लोगे। 100 से 110 नंबर आराम से आ सकते हैं। टेस्ट सीरीज का ये 5वां वीडियो आप देख रहे हैं। 5वां हमारा मॉक टेस्ट है जिसे कि आप यहाँ वीडियो के माध्यम से देखने जा रहे हैं। पैटर्न वही है, सदियों पुराना जो आयोग का पैटर्न है वही हमारे मॉक टेस्ट का है, लेकिन प्रश्नों का स्तर तनिक ऊंचा है। जो सामान्य परीक्षा में आजकल का ट्रेंड है और पूछे जा रहे प्रश्न हैं उनकी तुलना में थोड़ा सा स्तर हमने ऊंचा रखा हुआ है, जिससे कि आप बेहतर अभ्यास करके जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। निर्देश परिचित हैं आप, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपने पहले नहीं देखा हो। तो यहां से शुरू करें। गद्यांश कहा गया कि अधोलिखित गद्यांश का विधिवत अवबोधन करिए। तो विधिवत तो आपको करना ही होगा, 4 से 5 बार आपको पढ़ना चाहिए। इस तरह के जो गद्यांश होते हैं उनमें भले ही देखने में आपको सरल लग रहा हो कि अच्छा ये बात कही गई है और इसका यही मतलब है, लेकिन गहराई में बहुत सारे और भी अर्थ छिपे होते हैं, इसलिए आपको बारंबार पढ़ने के लिए कहा जाता है। अभ्यास के दौर में ये 10 बार भी हो सकता है, कोई घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन परीक्षा हाल में 3 से 4 बार आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ देखें आप, मानव जीवन में सफलता का आधार केवल बुद्धि या परिश्रम ही नहीं बल्कि आत्म अनुशासन होता है। खुद पर नियंत्रण, वही बात है, अनुशासित रहने की चर्चा हम लोग पीछे से करते आ रहे हैं, वही यहाँ भी हाजिर हो गया है।
अनेक बार व्यक्ति महान लक्ष्य तो निर्धारित कर लेता है, परंतु उस पर अमल या उसका अमल करने की दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव उसमें पाया जाता है। उसके मार्ग में यह बाधा बन जाता है। मतलब हमने बहुत सारे रिजोल्यूशन तैयार कर लिए, अभी नया साल आया है तो लोग संकल्प लेंगे कि इस साल हम ये काम करेंगे, है ना। पुराने साल में ही लोग अपने जितने संकल्प हैं उनको इकट्ठे कर लेते हैं। पूरा कितना होता है, साल के अंत में पछतावा होता है। तो मतलब वही है कि हम अगर अनुशासित नहीं रहेंगे तो हम चाहे जितने टारगेट बना लें, जितने ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख लें, एक भी सार्थक नहीं होंगे, सब दिवा स्वप्न ही रह जाएगा। तो आत्मानुशासन व्यक्ति को अपने भावों, इच्छाओं और प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना सिखाता है, और जो व्यक्ति अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है वह परिस्थितियों का दास बन जाता है। अपनी आदतों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अपनी जो वृत्तियां हैं, बुरी वृत्तियां हैं, अच्छी आदतें नहीं, जो बुरी आदतें हैं उन पर अगर आप नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आदतें आपको इतना मजबूर कर देंगी कि आप हर बार गलत काम करेंगे, आप बार बार अनुशासनहीनता करेंगे, और परिणाम क्या होगा, सफलता आपसे दूर होती चली जाएगी। ठीक है। तो जो व्यक्ति अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं रख पाता परिस्थितियों का दास बन जाता है, लेकिन अनुशासित व्यक्ति परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी बुरी आदतों का दमन करना जानता है। सफलता का मार्ग सदैव सरल नहीं होता, निश्चित तौर पर नहीं होता। इसमें बाधाएं, असफलताएं और निराशाएं आती रहती हैं। ऐसे समय में आत्मानुशासन ही मन को दृढ़ बनाए रखता है, मन को मजबूत बनाए रखता है। यह व्यक्ति को तात्कालिक सुखों का त्याग करके दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि जिन व्यक्तियों में अनुशासन दृढ़ होता है वे जीवन में संतुलन और स्थिरता के साथ निरंतर प्रगति को प्राप्त करते हैं। यानी कुल मिलाकर अनुशासन का महत्व यहाँ समझाया जा रहा है, और आत्मानुशासन ही इसका सबसे अच्छा शीर्षक होगा जो कि यहाँ पूछा गया है। आत्मानुशासन यानी खुद पर नियंत्रण। जीवन में आत्मानुशासन सफलता के लिए आवश्यक है या सफलता की कुंजी है, इसी को आपको व्याख्या करके फैलाना है। तो जो व्यक्ति अपने पर नियंत्रण हासिल कर लेता है वह संसार में कुछ भी करने में सक्षम। और जितने असफल मनुष्य इस संसार में हुए हैं उनके अंदर असफलता की सबसे बड़ी वजह क्या थी कि वह अपनी उन मानसिक वृत्तियों को नियंत्रित नहीं कर पाए, वह अपनी उन बुरी आदतों पर कंट्रोल नहीं कर पाए जो कि उन्हें पीछे धकेल रही थी, उनके रास्ते से उन्हें भ्रमित कर रही थी, और अपनी आदतों के वशीभूत होकर वो दूसरों के गुलाम बनकर रह गए और अपने जीवन को उन्होंने बर्बाद कर लिया। और जितने लोगों ने सफलता हासिल की है उनके साथ एक चीज कॉमन है कि उन्होंने खुद पर नियंत्रण शुरुआत से ही रखा, अपनी अच्छी आदतों को बढ़ावा दिया और बुरी आदतों को हमेशा दबा कर रखने का काम किया, कभी भी उन्हें प्रबल नहीं होने दिया। परिणाम क्या हुआ? उस अनुशासन का, उस कड़ी मेहनत का, उस सख्त कसौटी का उन्हें पुरस्कार मिला। अनुशासन में रहना किसी को नहीं अच्छा लगता है, अनुशासन बड़ा कड़वा होता है, कठोर होता है। अनुशासन शब्द का मतलब ही है कि वो कठोर होगा, तो कठोरता किसी को पसंद नहीं आती है। जो अनुशासित रहता है उसको भी वो जीवन शैली पसंद नहीं होती है, लेकिन वो जानता है कि उसमें उसका भला है। और यही कारण है कि अनुशासित रहने से ज्यादातर लोग भागते हैं, सहूलियत ढूंढते हैं, तात्कालिक सुविधा देख लेते हैं कि चलो आराम से रहेंगे, क्या जरूरत है ऐसे कष्ट भोगने की। लेकिन वो जो क्षणिक आप कष्ट से डर के भागने लगते हैं, वही क्षणिक अनुशासन जो आपने धारण कर लिया तो पूरी जिंदगी आपकी सुख से कटेगी। तो अनुशासन पुरस्कार भी देता है लेकिन तात्कालिक तौर पर कठोर दिखाई देता है। लेकिन मनुष्य को यह समझना होगा कि यही सफलता की कुंजी है, सफलता इसी कठिन परीक्षा से होकर उस पार रखी हुई है, मिलेगी। गद्यांश के आधार पर यह बताइए कि अनुशासन, आत्मानुशासन का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व खरे सोने की तरह से उभर कर सामने आता है। जैसे सोना खदान में से निकाला जाता है तो धूल मिट्टी और चट्टानों के अंदर ढका होता है, चट्टानों के अंदर ऐसे सोना मौजूद होता है। उसको भट्टी में पिघलाकर जब तपाकर बाहर निकाला जाता है तो उसकी चमक आप देखिए कैसी होती है। ठीक, तो वही स्थिति मनुष्य के साथ भी होती है। आत्मानुशासन की जो भट्टी होती है ना, ये बड़ी ज्वलनशील होती है, इसमें जितने दुर्गुण हैं वो जलकर भस्म हो जाते हैं। लेकिन पहली बार जब आप इसमें अपने पैर रखते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आग के अंदर बैठ जाइए, हाथ जलता है या शरीर का कोई अंग जलता है, कितना दर्द होता है। तो अनुशासन में भी वैसा ही कष्ट है। अब ये इस पर निर्भर करेगा कि अनुशासन किस स्तर का है, किस चीज के लिए आप अनुशासित रहने का प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्य जितना बड़ा होगा उसके रास्ते में चलने के लिए आपको कीमत भी उतनी ही बड़ी चुकानी होगी और अनुशासन भी आपको उतना ही तगड़ा रखना पड़ेगा। अब आपका लक्ष्य है सामान्य एक छोटी सी नौकरी, सी ग्रेड या डी ग्रेड वाली नौकरी, तो उसके लिए अनुशासन उसी स्तर का होगा। लेकिन वही अगर आपको राजपत्रित बड़ी नौकरियां चाहिए जो ग्रुप क और ख की होती हैं,
तो उस स्तर की चाहिए तो उसके लिए अनुशासन और कीमत, उसका जो परिश्रम है वो भी उतना ही प्रबल होगा, उतना ही प्रचंड होगा। और मजे की बात यह है कि बाधाएं भी उतनी ही बड़ी होंगी, जो विपत्तियां हैं उसके साथ वो भी उतनी ही बड़ी बड़ी आएंगी। अनुशासन में जब आप रहते हैं ना, तो उस समय प्रकृति आपकी परीक्षा लेती है, आपके सामने बहुत से लुभावने ऑफर आते हैं। जब आप तय कर लेते हैं कि नहीं, अब मुझे बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर पढ़ाई करनी है, मुझे तड़के उठना है सुबह उठकर और अपने जितने पाठ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उनका अभ्यास करना है, उन्हें याद करना है, हमें कोई भी गलत संगति नहीं करनी है, अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, अच्छा भोजन करना है, स्वस्थ दिनचर्या का पालन करना है, रोज एक्सरसाइज करनी है। इसी तरह की चीज़ें होती हैं ना, जिन्हें कि आप न्यू ईयर रिजोल्यूशन में लेते हैं या संकल्प के तौर पर लेते हैं। तो इन्हें अगर आपने अनुशासन से बांध लिया और आप इनका पालन कर रहे हैं तो आपके सामने बहुत सारे लुभावने विकल्प आएंगे। दिखाई देगा कि अच्छा ये सुविधा तो सामने आ गई, या मान लीजिए कि आपने कोई बड़ा लक्ष्य तय करके रखा हुआ है और छोटे छोटे लक्ष्य आपके सामने झट से आने लगेंगे। जैसे ही आप अनुशासित होने का प्रयास करेंगे तो विपदाएं, बाधाएं या जो भटकाव है वो भी उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा आपने लक्ष्य बनाया हुआ है और जितना आपका प्रचंड अनुशासन है। यानी जितना आप खुद को साधने की कोशिश करेंगे, परीक्षा और चुनौती भी उतनी ही कड़ी होती जाएगी और उसी से जब आप पार होकर निकलेंगे तो सफलता आपको मिल जाएगी। तो इन्हीं चीजों को आधार बनाकर आपको इसे लिखना होगा। तत्पश्चात अगला गद्यांश आप देख रहे हैं, इसमें कहा गया कि आज के वैश्विक युग में सूचना प्रौद्योगिकी मानव जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन ला रही है। मानव जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन ला रही। मनुष्य का जीवन जो है ना, ये सूचना प्रौद्योगिकी से पूरी तरह से संबद्ध हो गया है, जुड़ गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के बिना, यानी जो ये पूरा चल रहा है ना इंटरनेट का संजाल, इसके बिना मनुष्य अपने जीवन की अब कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो ये इसमें कहा गया। और शिक्षा, व्यापार, प्रशासन, परिवहन, हर क्षेत्र में डिजिटल माध्यम की भूमिका बढ़ती जा रही है। इससे कार्यों में गति, पारदर्शिता और सुलभता आई है, लेकिन इसके साथ ही अनेक चुनौतियां भी उभर रही हैं। डिजिटल माध्यम पर अत्यधिक निर्भरता व्यक्ति को मानवीय संपर्कों से दूर करती जा रही है। सूचना की अधिकता ने मनुष्य के मानसिक तनाव को भी बढ़ाया है। इंटरनेट पर उपलब्ध असत्य और अपुष्ट जानकारी समाज में भ्रम और अविश्वास को जन्म देती है और साइबर अपराधों का दायरा भी इसी वजह से बढ़ता जाता है, जिससे व्यक्ति की निजता और वित्तीय सुरक्षा पर संकट मंडरा रहा है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि तकनीकी प्रगति का उपयोग विवेक, संयम और नैतिकता के साथ किया जाए, तभी यह मानव सभ्यता के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। ठीक, ये है आपका। इसमें आपको सारांश इसका लिखना है 4 से 5 वाक्यों में, वही छोटा लिखना है कुल मिलाकर। तो आपको लिखना होगा कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने मनुष्य के जीवन को सहज बनाया है और उसे एक नई दिशा दी है। विकास का एक नया आयाम खुल गया है जिसके रास्ते मनुष्य अपने संपर्कों और अपने प्रभावों में वृद्धि करने में सक्षम है। लेकिन साइबर अपराध इस रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। इनको तकनीकी प्रगति का उपयोग हमें विवेकपूर्ण तरीके से करना होगा, बुद्धिमानी के साथ करना होगा, ताकि साइबर अपराध इस तकनीकी प्रगति को और इस जो तकनीकी युग, डिजिटल युग चल रहा है, इसको कहीं भी खराब न कर पाए, मतलब इसके रास्ते में बड़ा अवरोध न खड़ा कर पाए। वास्तव में खड़ा कर रहे हैं और इसीलिए ये चर्चा है। तो कुल मिलाकर यहाँ 2 चीजें थी, एक तो साइबर सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था और वो सूचना प्रौद्योगिकी में सबसे बड़े पैमाने पर आवश्यक होता है, उसी पर आपको लिखना था। इसके बाद आप देखें, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास तभी लाभकारी है जब उसका प्रयोग विवेकपूर्ण हो। तो सूचना प्रौद्योगिकी हमें दे तो सब कुछ देती है, सारी सूचनाएं हमें अपने घर में बैठे बैठे मिल जाती हैं, एकदम कोने कोने की। लेकिन उसके साथ साथ ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम उसके सुरक्षा के मानदंड नहीं जानते हैं, हम सुरक्षा के पैमानों से परिचित नहीं होते हैं। तो परिणाम ये होता है कि सूचना प्रौद्योगिकी विकसित तो हो गई और उन सुविधाओं को हमने खुले हाथों से स्वीकार कर लिया, सारे संसाधन अपने पास इकट्ठा कर लिए, उनका उपभोग करने लगे, उसके आदती बन गए, अब उसके बिना निर्वाह संभव नहीं है। और सुरक्षा के इंतजाम हमने नहीं किए। वो कहा जाता है ना कि सांप के बिल में या बिच्छू के बिल में तभी हाथ डालिए जब आपको विष झाड़ने का मंत्र पता हो, है ना, मतलब आपको उसका इलाज पता हो, तभी उसमें हाथ डालने का साहस करिए। तो ये विज्ञान के जितने आविष्कार हैं, इन सब के साथ ये बात लागू होती है। सावधानी अगर आप नहीं रखते हैं तो ये आपको उतना ही नुकसान भी पहुंचा सकते हैं जितना कि आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसी का एक नया तरीका आप समझ सकते हैं। विज्ञान से जुड़ी चीज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसमें आपको सावधानी तो रखनी होगी और सुरक्षा के इंतजाम हम पहले नहीं करते। तो अब यहाँ पर पूछ भी लिया गया है कि साइबर अपराधों से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय किए जाएं। तो अब यहाँ पर वही सुझाव दे दीजिएगा। साइबर अपराध से सुरक्षा के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले तो
ये देखना होगा कि हम जो जिन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें हमने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं या नहीं किए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है जागरूक और सचेत बने रहना होगा। हमें तात्कालिक मामलों पर नज़र गड़ाए रखनी होगी, देखना होगा कि आज के समय में किस तरह से दुनिया जो है वो धोखाधड़ी कर रही है, और उससे सीखते हुए, उससे सबक सीखते हुए खुद को उससे वंचित रखने का प्रयास करना होगा। बहुत तरह के उपाय हैं, तो कम से कम 6 से 7 उपाय आप इसमें गिना दीजिएगा, 6-7 पॉइंट लिख देंगे, काम हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें। इसके बाद अब नंबर आता है पत्र लेखन का, और पत्र में पहला पत्र आप देख रहे हैं जिलाधिकारी की ओर से जिला कृषि अधिकारी को एक पत्र लिखना है। जिला कृषि अधिकारी जो है वो यहाँ पर प्रेषित हो जाएंगे और जिलाधिकारी महोदय जो है वो प्रेषक हो जाएंगे। ठीक है, तो पत्र लिखना है जिसमें कि जनपद में बढ़ती कीट समस्या की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे छिड़काव अभियान की वास्तविक स्थिति या वर्तमान स्थिति जो है, ठीक है, वर्तमान स्थिति जो है उसमें किसानों की जागरूकता कार्यक्रम या किसानों में जागरूकता कार्यक्रम। बात असल में क्या है, कीड़ों का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जो फसलें हैं खेत में उसको कीड़े खा जा रहे हैं और नष्ट कर दे रहे हैं। ठीक, तो उसी में छिड़काव अभियान चलाने की बात हो रही है। अब इसके लिए आवश्यक है कि किसानों को जागरूक किया जाए और जागरूकता कार्यक्रम की प्रगति और आगामी सप्ताह के लिए प्रस्तावित कार्यवाही की जानकारी भेजने के निर्देश यहाँ पर दिए जाएं। ऐसा पत्र आपको लिखना है। तो सिंपल है, इसमें आपको लिखना होगा कि कृषि से संबंधित चल रहे जागरूकता कार्यक्रमों की प्रगति की रिपोर्ट हेतु। ठीक है, तो यहाँ जिलाधिकारी प्रेषक बन जाएंगे और जो मुख्य चिकित्सा, माफ कीजिएगा, इसमें कृषि अधिकारी हैं, जिला कृषि अधिकारी हैं, ये प्रेषित बन जाएंगे। विषय आपने लिखा कीट समस्या के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे छिड़काव अभियान की वर्तमान स्थिति की जानकारी हेतु। ठीक है, इस तरीके से आप लिखें और उसके बाद फिर अपना महोदय करके शुरू हो जाइए कि जो अभी तक इसमें प्रोग्राम चलाया गया है उससे कितने किसानों को लाभ पहुंचा और किस स्तर तक जो कीड़ों की समस्या थी उस पर निजात पाई गई है, मतलब कंट्रोल किया गया है। क्योंकि पूरी योजना सफल हो रही है या नहीं ये तो इस बात पर निर्भर करेगा ना कि उसका लाभ सामने से दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ये पूरा सरकारी पत्र के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। प्रेषक प्रेषित इसमें स्पष्ट है, तो कोई विशेष समस्या नहीं। बात को कहने का सबका अपना अपना तरीका होता है। जो शासनादेश में छपने वाले सरकारी पत्र होते हैं ना, उनको देखकर परेशान मत हुआ करिए। वो एकदम से शुद्ध प्रशासनिक अंदाज में और वास्तविक पत्र होते हैं, तो वैसी एकदम सघन और क्लिष्ट भाषा शैली आप नहीं प्रयुक्त कर सकते। आप सामान्य अभ्यर्थी हैं, ये चीज आपको स्वीकार करनी होगी। मतलब अभी आप प्रशासन में घुसे नहीं हैं, आप उसका अंग बनने की कामना करते हैं। तो ऐसी स्थिति में साधारण भाषा में भी इन चीजों को लिखा जा सकता है। बस ये है कि हर पत्र का एक स्वभाव होता है, तो उस प्रवृत्ति के हिसाब से लिखना होगा। मतलब व्यक्तिगत स्तर पर सरकारी पत्र होते ही नहीं है। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं कहा जाता है। मुझे भी निर्देशित किया गया है, तो उस शैली का इस्तेमाल करिएगा, पत्र के नियमों का पालन करिएगा। भाषा आपकी सहज या सामान्य भी रहेगी तो चल जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला देख रहे हैं आप, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से एक आदेश जारी कीजिए जिसमें जनपद के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक सामग्री के वितरण, गतिविधियों की समय सारणी और प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। ये है आपका। तो अब यहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है वो कार्यालय आदेश जारी करेंगे और इसमें जनपद के जितने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ स्वच्छता पखवाड़ा आपको सुव्यवस्थित तौर पे संचालित करवाना है। तो इसके लिए निर्देश है। इसमें समय सारणी के लिए आप चाहें तो अलग से संलग्नक जोड़ सकते हैं कि भाई एक जो गतिविधियों की समय सारणी है उसका एक संलग्नक साथ में जुड़ा हुआ है। तो संलग्नक के लिए जो स्थान होता है वो आमतौर पर बाईं ओर होता है, यहाँ कोने में रखा जाता है। और प्रतिदिन की रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए, वो प्रगति की समीक्षा करने के संदर्भ में जो कहा जा रहा है उसको आप यहाँ पर अवश्य ही लिखिएगा कि रिपोर्ट उपलब्ध कराने की बात यहाँ कही गई है, उसको मतलब अवश्य एक समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय की ओर से इसे जारी करना है। आदेश की भाषा जो है वो एक तरफा होती है, आदेशात्मक होती है, उसमें एक तरफा प्रवाह होता है, उसमें किसी तरह से कोई जवाब की अपेक्षा नहीं की जाती है बल्कि अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ऐसा मान के चला जाता है। ठीक, तो उसी तरीके से इसको लिखेंगे। और अंत में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कोई भी जिला आप बना सकते हैं, जिस जिले के हो, मतलब कोई भी मान सकते हैं, 75 में से कोई भी चुन लीजिएगा जैसा हमेशा कहा जाता है। तो उस जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं। अच्छा, कार्यालय आदेश की संख्या को ऊपर लिखना मत भूलिएगा। और उसके बाद जब यहाँ पे भवदीय हस्ताक्षर वगैरह हो जाए तो उसके बाद प्रतिलिपियाँ प्रेषित, और प्रतिलिपियाँ प्रेषित के बाद यहाँ एक बार फिर से आ जाएंगे तो आज्ञा से
फिर से एक बार सिग्नेचर करवा दीजिएगा, क्योंकि प्रतिलिपियां भेजने के बाद भी एक बार आज्ञा देने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर विलोम है, स्पष्ट है, दीन है, विशाल है, सामान्य शब्द है, इसमें कोई समस्या नहीं है। स्पष्ट का अस्पष्ट हो जाएगा, दीन का सबल हो जाएगा, विशाल का बताइए एकदम सिंपल है। इसमें परिश्रम है, उपयोगी है, संयम है, सौहार्द है, प्राचुर्य है। प्राचुर्य का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। प्राचुर्य यानी प्रचुरता, पर्याप्त कोई चीज है तो उससे अभाव से तात्पर्य हो जाएगा। इसके बाद सज्जन है, दुर्जन हो जाएगा, स्थिर का गतिमान हो जाएगा। यहां देख रहे हैं आप प्रत्यय है, इनका निर्देश करना है। बालक शब्द कई बार आ चुका है, लेखक, बालक, पाठक है ना, इनमें प्रत्यय आप पहचानते हैं। धूलिकण है, अब धूलिकण में क्या प्रत्यय हो सकता है? तो कण इसमें प्रत्यय है। जब पीछे की बात की जा रही है, मतलब प्रत्यय हमें ढूंढना है, तो कण प्रत्यय हो जाएगा। हालांकि धूलिकण में न तो कोई प्रत्यय है न कोई उपसर्ग है, लेकिन फिर भी अगर इसमें ढूंढना ही हो तो कण को चुन लेंगे। इसके बाद है मधुरता, सेविका, चतुराई, मानवता। पहचानना आसान है, सभी में जो प्रत्यय है वो एकदम क्लियर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद है उपसर्ग, उपकारिता, परिवर्तन, निराश्रित, संयोग। अच्छा, संयोग शब्द में उपसर्ग क्या है बताइए? तो यहाँ पर सम उपसर्ग है, सन उपसर्ग नहीं है, सम उपसर्ग है। सम जो है ये उपसर्ग है, योग इसमें मूल शब्द है। दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये संयोग बन जाता है, ऊपर चला जाता है अनुस्वार। अपमान में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, निस्वार्थ, समर्पण, अनुशासन, अविरोध, है ना। उपसर्ग पहचानना बहुत आसान है इसमें। इसके बाद आप यहाँ वाक्यांश को देख लीजिए, जो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाए, फिर जिसका स्वभाव दूसरों को प्रसन्न करने वाला हो, दूर दूर देशों की यात्रा करता हो, जो पढ़ने लिखने में अत्याधिक रुचि रखता हो, जो नियम का कठोरता से पालन करता हो। तो वाक्यांश हेतु एक शब्द आपको हमेशा परिचित ही नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने जिस रूप में उसे किताबों में देखा हुआ है, जैसे आपके नोट्स में छपा हुआ है, एग्जैक्टली वही वाक्य आपको उठाकर दे दिया जाएगा। उस वाक्य को तनिक ट्विस्ट करके, उसका जो शब्द है, वाक्यांश के लिए जो शब्द लिखा जाने वाला है वो नहीं बदलेगा, लेकिन वाक्य को देने का तरीका, वाक्य को लिखने का तरीका आयोग परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको वाक्यांश हेतु एक शब्द लिखने थे। और उसके बाद है वाक्य वर्तनी शुद्धि। कहा गया कि अधिकारियों ने कहा कि सभी विभागों को आवश्यक सूचनाएं समयानुसार उपलब्ध कराना चाहिए, समयानुसार उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो लिंग वचन वाली अशुद्धि होती है उसमें लिंग संबंधी यहाँ दोष दिखाई दे रहा है। सूचना जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? सूचना स्त्रीलिंग है, तो इसमें उपलब्ध कराने की बात सूचना को ही की जा रही है, तो उपलब्ध करानी चाहिए। उसके व्यवहार में निरंतरता न होने से सहकर्मियों को भ्रमित होना पड़ता है। उसका व्यवहार स्थिर न होने की वजह से सहकर्मी भ्रमित होते हैं, पढ़ता नहीं है बल्कि भ्रमित होते हैं। ठीक, स्थिरता की बात हो रही है ना, तो स्थिर व्यवहार न होने की वजह से, उसके स्थिर व्यवहार न होने की वजह से या उसका व्यवहार स्थिर न होने की वजह से सहकर्मियों को भ्रमित होना पड़ता है या सहकर्मी भ्रमित होते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं वक्ता ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें, विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए, लक्ष्यों के प्रति नहीं। लक्ष्य सिर्फ एक होता है, एक बार में एक लक्ष्य। ठीक है, तो वक्ता ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। और चाहिए देखिए ठीक लिखा है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा। संगठन ने निर्णय लिया कि आगामी सम्मेलन में सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी, अनिवार्य होगी, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद है वर्तनी, अविदग्ध लिखा हुआ है, तो अविदग्ध जो है ये कोई शब्द ही नहीं है वास्तव में। ठीक है, विदग्ध शब्द होता है, अविदग्ध कोई शब्द नहीं होता है। इसके बाद प्रच्छन्न है, प्रच्छन्न सही लिखा हुआ है देखिए। क्रीड़ा युक्त है, अभिज्ञापक है, अभिज्ञापन होता है, अभिज्ञापक नहीं होता है। ठीक है, यहां पर न लगा लीजिए। निदाघ लिखा हुआ है, निदाघ्य होता है। ठीक है, सही शब्द क्या होता है, निदाघ्य होता है, ऐसे। उसी प्रकार से नीर छीर विवेक लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है, सबको अलग अलग करके नीर, ठीक है, नीर, उसके बाद छीर विवेक, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, बीच में डैश लगा लीजिए बस। स्वैराचार लिखा हुआ है, स्वैरणाचार्य होता है। ठीक है,
संपृक्त ठीक लिखा हुआ है, लेकिन आप चाहें तो इसको संशोधित करके ऐसे लिख सकते हैं संपृक्त, क्योंकि आजकल यही ज़्यादा प्रचलित है, तो यही वाला लिख दीजिएगा। अप्रमेय एकदम सही लिखा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शब्द ये जरूरी नहीं है कि अगर वर्तनी शुद्धि में दिया है तो गलत ही हो, कभी कभी सही शब्दों को भी दे दिया जाता है और आपसे परखने के लिए कह दिया जाता है कि बताइए सही लिखा है या नहीं। पाँव उखड़ जाना, हाथ का भूखा होना। हाथ का भूखा होना इसका क्या मतलब है? पेट से तो भूख आप जानते हैं, लेकिन हाथ का भूखा होना यानी हर समय कुछ ना कुछ करने की इच्छा उसके अंदर होना। मतलब हाथ जो है उसके चलते रहे, उसके हाथ भूखे हैं यानी कर्म करने के लिए उतावले हैं। तो कर्म करने की उत्सुकता के संदर्भ में कहा जाता है कि हाथ का भूखा है। रातों रात रंग बदलना, ये सब सामान्य मुहावरे हैं। आसमान सिर पर उठा लेना, काठ मार जाना, माथा पीटना, मान मर्यादा मिट्टी में मिलाना, है ना। तो ये सब सामान्य हैं, आप जानते हैं। ये एक अलग सा था, इसको आप देखें। कर्म करने के लिए उतावला होना, इसका सीधा अर्थ है। तो 30 नंबर का ये था। 30 नंबर का मुहावरा लोकोक्ति, 20 नंबर का पत्र लेखन और 60 नंबर का गद्यांश। इसको पहले मजबूत बनाइए और उसके साथ बाकी चीज़ों का अभ्यास करते रहिए। इसमें इतना ही।